तो आइए देखें। मैं करता हूँ सॉल्यूशन, आप फटाफट से मैच कर लेना उसको। हाँ, ये रहा। तो साहब एक तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन था, एक सेकंड ऑनलाइन भी और फटाफट से स्टार्ट कर दूँ। कल टेस्ट था तो उसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। हाँ, तो ये लिया कॉपी और ये अपने पास ये लिस्ट है, इसको प्रिंट करना था हमको। तो सबसे पहली बात तो लिस्ट है, तो एक लूप तो यही लगा लेते हैं। तो मैंने कहा फॉर यूज़र इन यूज़र डेटा और प्रिंट कर दिया मैंने। पहले तो इतना कि यूज़र, तो एक एक डिक्शनरी जो है वो प्रिंट होगी आपके सामने, कुछ ऐसे इतना समझते हैं आप, है ना। अब उसको और सजाना हो तो ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर हाँ की कॉमा वैल्यू इन यूज़र डॉट आइटम्स, याद आया। यूज़र डॉट आइटम से टपल बन जाता है ना, डिक्शनरी का डेटा टपल बन जाता है और फिर उसके बाद आप उसको एक एक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोल देते की कॉमा वैल्यू और फिर आप यहाँ पर एक लाइन प्रिंट कर देते हैं, ऐसे हो गया। आसान था, बस सिंपल, इतनी सी बात, इतनी सी। तो ये कितों से नहीं बना, चलो सही है। तो ऐसे प्रिंट करना था, यही लिखा था यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड आउटपुट ऐसा होना चाहिए, है ना। लिस्ट के 5 इंपॉर्टेंट मेथड्स और उसके यूज़ केस। अब अपेंड लास्ट में ऐड करता है, पॉप कहीं से भी हटा सकता है, इंडेक्स बता दीजिए तो नहीं बताएंगे तो लास्ट में से हटाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंसर्ट इंडेक्स बता दीजिए तो वहाँ से हटाएगा, सॉरी इंसर्ट करेगा। इंसर्ट में बताना पड़ेगा कहाँ आपको उसको इंसर्ट करना है। रिमूव एलिमेंट ढूंढेगा और अगर एक से ज़्यादा बार हुआ तो पहली बार जहाँ था वहाँ से हटा देगा। काउंट गिन के बता देगा कोई एलिमेंट कितना है। इंडेक्स गिन बताएगा कि 0 सबसे पहली बार वो इंडेक्स कहाँ पर आई थी, है कि नहीं। क्लियर, सारी की सारी लिस्ट ही पूरी ख़त्म कर देगा। कॉपी, लिस्ट की एक फ़ोटो कॉपी बना के दूसरे वेरिएबल में रखेगा ताकि दूसरे को बदलने पर पहला ना बदले। कितने सारे तो फंक्शन है। एक्सटेंड, लिस्ट में कोई नई लिस्ट एक्सटेंड कर देगा जो कि प्लस लिखने पर भी हो जाता है। याद आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ ग्लोबल वेरिएबल, आया है, क्या बात है। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि साहब कोई वेरिएबल अगर हमने बनाया, उसके बाद हमने फंक्शन बनाया कुछ इस तरीके से कि डेफ फन, तो फन के पास ये ए है, बट अगर आपने ये किया तो नया बना लेगा फंक्शन खुद का, है ना। फंक्शन बाहर वाले वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, बट फंक्शन के अंदर अगर आपने इक्वल टू लगाया तो नया बन जाएगा। और अगर आपको ये ना करना हो कि ए नया बन जाए तो आप यहाँ ग्लोबल ए लिख देते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल उसको कहते हैं जो किसी चीज़ की बॉडी में ना हो, किसी चीज़ के स्कोप में ना हो। तो एनी वेरिएबल विच इज़ लाइक इंडिपेंडेंट और वो किसी भी चीज़ के स्कोप के अंदर नहीं हो, वही ग्लोबल वेरिएबल है, सिंपल। और अगर फंक्शन के अंदर ग्लोबल को ही चेंज करना हो तो ग्लोबल लिख दो, नहीं तो फिर नया बन जाएगा। याद आया, भूले तो नहीं, कुछ दिक्कत। राइट अ पाइथन प्रोग्राम तो वही सेम बात, एक ही चीज़ वही सेम ही प्रॉब्लम है कि अब अगर मैं नीचे आकर प्रिंट करूँ इसको ए को यहाँ पे, और बाहर भी प्रिंट करूँ ए को, और फन को मैं यहाँ पे वो कर दूँ, दोनों जगह 4 आएगा। ये ना किया होता तो अंदर 4 बाहर 5 आता, राइट, सही है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, कौन सा फंक्शन साहब, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। इस चीज़ पे कितने मैंने एक ही चीज़ को खींचा है थोड़ा सा। x बराबर 10, दिस विल क्रिएट अ फंक्शन जी, क्या होगा बताइए। अंदर x कितना आएगा, अंदर 20 बाहर 10, बदलेगा तो नहीं बाहर वाला, क्यों ग्लोबल नहीं लिखा,
देखिए सिंपल। क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग 2 मॉड्यूल्स। क्या बात है कि 2 मॉड्यूल बनाने हैं पहले तो। पहले मॉड्यूल में जो है utils.py, अरे हाँ, उसमें एक इज़ प्राइम फंक्शन बनाना है और एक इज़ पैलिंड्रोम मंगाना है, और दूसरे में एक नंबर की लिस्ट है और हर एक नंबर के लिए वो फंक्शन कॉल करना है। बड़ा सिंपल काम है गाइस, कुछ भी नहीं है, हलवे जैसा काम है। utils.py आप बना लीजिए, है ना। 2 फंक्शन बनाने हैं तो डेफ इज़ प्राइम, आप एक नंबर लेंगे, सीधी सी बात है, फॉर आई इन रेंज 2, n डिवाइडेड बाई 2 +1 है ना, कि 2 तक चलाना होता है ना, आधे तक, 2 तक कह रहा हूँ, आधे तक। तो इफ़ n%i = 0 है ना, रिटर्न कर देना फॉल्स, और वहीं के वहीं ब्रेक कर देना। हाँ, तो फिर रिटर्न ही कर देना, तो बात ही ख़त्म हो गई ना, फिर तो वही तो बात ही आई आएगा। हाँ डन, तो लूप भी ख़त्म। और नहीं तो रिटर्न कर देना ट्रू। ये फॉर एल्स है, याद है, ये फॉर एल्स, भूलिएगा नहीं ये कॉन्सेप्ट। फॉर के अंदर का इफ एक बार भी नहीं चला तो एल्स चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको अलग से फ्लैग नाम का वेरिएबल नहीं लेना पड़ा ना, झंझट खत्म। बहुत प्यारी चीज़ है ये, फॉर के साथ एल्स, इफ के साथ एल्स नहीं है साहब ये। हाँ हाँ, ऐसे ही फिर आप एक काम करेंगे, डेफ इज पैलिंड्रोम एन लिया, और फिर वही बात, एक रेव इज इक्वल टू 0 है ना, वाइल n इज ग्रेटर देन 0, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर इज इक्वल टू n%, 10। आप एक एक करके रिमाइंडर निकालेंगे 10 से डिवाइड कर करके, फिर आप बोलेंगे रेव इज इक्वल टू रेव मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस आर। तो नंबर 0 × 10 0 होता है, आर रिमाइंडर निकालोगे तो n में मान लो 123 है, 123 को 10 से भाग दो, 3 आएगा रिमाइंडर, 0 + 3 3 हुआ। अगली बार 2 आएगा, 3 × 10 30 + 2 32, अगली बार 32 × 10 320 + 1 आएगा रिमाइंडर 123 का, 321 हो गया उल्टा। अब नीचे आएंगे, जाके बोलेंगे इफ़, अब n तो बचा नहीं, n तो ख़त्म हो गया, एक और बना के रखना पड़ेगा, है ना। केफ एन कॉपी इज इक्वल टू रेव, उल्टा बोला यार, इफ रेव इज इक्वल टू एन कॉपी, रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। एल्स लिखने की क्या ज़रूरत है, अगर ट्रू हुआ तो वही क्या करनी, तो फिर फॉल्स आ नहीं है। सही है साहब, बढ़िया काम हो गया। चलिए बस अब इधर आते हैं मेन वाली फाइल पे। यहाँ अपने पास एक लिस्ट है, सही है। नीचे आए, हमने कहा फॉर आई इन एल। अब यहाँ पर हम दोनों को मंगवा तो लें पहले, तो फ्रॉम यूटिल्स इंपोर्ट इज प्राइम, अरे यूटिल्स नाम मत रखो यार, यूटिल्स पहले से है, तो माई यूटिल्स, क्या देखते थे इसको, हाँ, और इज पैलिंड्रोम है ना। तुमने कहा इफ इज पैलिंड्रोम को आई दे दिया, तो अगर ट्रू आया तो प्रिंट कर देना आई इज पैलिंड्रोम, एल्स आई इज नॉट पैलिंड्रोम, है ना। एक और लूप लगा लो अलग, इससे हट के,
एक में भी कर सकते थे बट मैं ज़रा अलग अलग रखने की सोच रहा हूँ। यहाँ पे अपन एस प्राइम कर देंगे। तो देखिए पहले सारे ये हो गए, फिर सारे ये हो गए, सिंपल, बढ़िया गाइस, अच्छे से समझे। तो यही था, और भी था कि आपको क्वेश्चन नहीं खत्म हो गया? अच्छा एक लास्ट ये भी है, एक आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट लेना है और इस सवाल को समझ पाए थे कि फंक्शन है, फंक्शन में दुनिया भर के नंबर दिए हैं और उन नंबर्स के बेसिस पे सबसे पहले तो नंबर्स का सम चाहिए और सम के अलावा कितने नंबर है उसका काउंट चाहिए, राइट गाइस? डन। तो अब यहाँ पर हम एक काम कर रहे हैं, डेफ नाम बोला है क्या कुछ रखने का? नहीं, तो डेफ वन स्टार एक्स, आर्ग्स ले लो, आर्ग्स से बोले तो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। अब L बराबर लेंथ ऑफ आर्ग्स, पता चल गया कितने एलिमेंट है ना? फॉर आई इन रेंज L जितने एलिमेंट है, एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया और काहे के लिए सीधा L ही लिख दो, में क्या करना है? सम प्लस इक्वल्स टू आई, और अपन रिटर्न क्या कर देंगे टपल में, एक तो लेंथ, दूसरा सम। आपने बोला कि x, y बराबर फन नाम का फंक्शन प्रिंट x, y। L कहाँ से लिख दिया यार? आर्ग से हर जगह तो L क्यों लिख रहा हूँ? अच्छा वो यहाँ आर्ग आएगा, हाँ सही। लीजिए टोटल 14 एलिमेंट भेजे हैं और टोटल 14 का सम 126 है। आसान था, कुछ था, बन गया, खत्म। चलो नाइस। तो क्या आपको चैप्टर रिवाइज करना है कि ठीक है सब? सही है, पक्का? तो आज इतने कम देख रहे हैं, पता नहीं यार, टेस्ट तो कल था यार, आज का को कम आया सब। चलिए सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इफ नेम इज इक्वल टू मीन बता दिया है ना आपको, इफ नेम इज इक्वल टू मीन, ऐसा कुछ लिखा था आपके सामने? नहीं, एक छोटी सी चीज़ वो पढ़ लीजिए पहले तो, डन। फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, चलेगा अपना लेजेंडरी ऊप्स, बढ़िया है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए गाइस। मान लीजिए जो हमने लिखा हम रहने देते हैं, पुराना वाला प्रोग्राम यही था ना। ये दोनों जो फंक्शन है वो कहाँ से मंगाए हैं? यूटिल में से। तो यूटिल में जब मैंने ये फंक्शन बनाए तो मैंने इन्हें कॉल किया था क्या? नहीं ना, डन। मैंने जाके बोला प्रिंट कर देना दिस इज़ अ हेल्पर फाइल। तो मैं चाहता हूँ कि जब इसको कोई रन करे तो यहाँ तो मैंने इन फंक्शंस को कॉल किया नहीं है, प्रिंट हो जाए दिस इज़ अ हेल्पर फाइल। बट जब मैं इसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ गाइस, तो दोनों फंक्शन के साथ साथ तो प्रिंट भी तो इम्पोर्ट हो जाएगा, और इस वाली फाइल को चलाऊंगा तो सबसे पहले वही आएगा, देखो। तो मैं नहीं चाहता ना वो लाइन यहाँ आए, मैं तो ये चाहता था कि वो लाइन जब कोई वहाँ पे कॉल करे, जब कोई उस फाइल को चलाए तो वो लाइन आए कि अरे यार ये तो हेल्पर है, इसका आप क्या कर रहे हैं, सीधा चला के इसको। बाकी मैं जब उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ तब मैं क्या ही करूँगा उसको चला के। तो यहाँ पर इसीलिए हम एक काम करते हैं, हम मॉड्यूल का नाम चेक करते हैं, हम ये पता कर लें कि आखिर कौन सी फाइल चल रही है। कैसे पता चलेगा ये? ध्यान से देखो, इफ तो समझते ही हो, एक वेरिएबल है जो हमने नहीं बनाया, पाइथन ने बनाया है। और तुम जानते हो कि जब कोई वेरिएबल पाइथन बनाए तो उसका जो
नाम होता है, उसके आगे भी 2 अंडरस्कोर और पीछे भी 2 अंडरस्कोर होते हैं। तो एक नेम नाम का वेरिएबल है। अब बात एकदम साफ साफ समझ में आती है कि नेम अगर उन्होंने सीधा बना दिया होता तो नेम हम नहीं बना पाते फिर। तो इस नेम नाम के वेरिएबल में वो ये लिखते हैं कि इस वक्त सबसे पहली फाइल कौन सी चल रही है। ठीक है, अगर तुमने 4 फाइलें बनाई तो चारों में से किसी ने किसी एक को सबसे पहले चलाया होगा ना, उसमें बाकियों को इंपोर्ट किया होगा। तो जिस फाइल को तुम सबसे पहली बार चलाते हो ना, उसे हम मेन फाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? उसका नाम क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है उसका नाम है XYZ, पर जब हम उसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? main.py। तो ध्यान से देखो, मैं अगर एक काम करूं, प्रिंट करूं अंडरस्कोर नेम को, मैं रन कर रहा हूं, भले फाइल का नाम क्या है MAIN, प्रिंट क्या हुआ? अंडरस्कोर मेन। चलो एक काम करते हैं, इस चीज़ को यहाँ से हटा करके यूटिल्स में लेके चलते हैं और यूटिल्स में प्रिंट करते हैं। यूटिल्स प्रिंट थोड़ी ना हुआ, क्या प्रिंट हुआ? तो नेम नाम के वेरिएबल में फाइल का नाम नहीं होता। नेम नाम के फाइल में ये होता है कि पहली फाइल चल कौन सी रही है। तो जिस फाइल में इसको लिख दोगे वो फाइल उस समय मेन है, क्योंकि वही सबसे पहले चल रही है। अब इस समय माई यूटिल सबसे पहले चल रहा है तो माई यूटिल्स मेन है, तभी वाकई में दूसरी फाइल चल रही थी सबसे पहले तो वो मेन थी। पॉइंट समझने का तब आता है जब आप इस चीज़ को इम्पोर्ट कर लें। मतलब अगर मैं main.py में, मतलब दूसरी वाली फाइल में उसको इम्पोर्ट कर लूँ, तो अब क्या हो रहा है? अब तो यूटिल्स पहली फाइल नहीं है। अब यूटिल्स का नाम प्रिंट करूँगा तब तो मेन नहीं आना चाहिए। तो अब क्या आएगा? क्या आया? फाइल का नाम ही आ गया। तो जब आप फाइल को सबसे पहली बार चलाते हैं तो उस समय फाइल का नाम मेन होता है, बट फाइल को कहीं इंपोर्ट करके चलाइए तो उसका नाम जो है वही रहेगा। समझा? तो अगर हम फाइल को सीधा चला रहे हैं तो उसका नाम नहीं है, उसका नाम मेन है। यार ये तो पहली फाइल है। और अगर उसको कहीं इंपोर्ट कर लिया तो उसका नाम, जो उसकी फाइल का नाम है वही है। तब क्या किया जाए? अगर हम जा करके एक काम करें, यूटिल्स में लिख दें कि साहब इफ नेम इज इक्वल टू मेन, तभी ये काम करना। कौन सा काम? हाई बाय हेल्पर फाइल। तो अगेन बात को समझिए, इफ नेम इज इक्वल टू मेन ये कब होता है? जब आप इसी फाइल को चलाओ तब होगा। अगर आपने इस फाइल को इंपोर्ट कर लिया तब तो ये मेन नहीं है ना, तब तो जिसको चलाया वो मेन है, नाम चेंज हो जाएगा। जब इसको चलाएंगे तब ये इसका नाम मेन है। तो जब इसको चलाएंगे तब तो ये लाइन चलेगी, बट इस फाइल को इंपोर्ट करके चलाया तो ये फाइल नहीं, ये लाइन नहीं चलेगी। तो कोई भी ऐसी लाइन जो आप चाहते हैं कि जब मैं इसी फाइल को रन करूं तभी वो चले, तो आप ऐसा कर सकते हो। अब आप देखिए, इसको चला रहे हैं तो चल रहा है, बट जब आप इसको इंपोर्ट करके चला रहे हैं तो कहीं पे कुछ है नहीं ना। तो आमतौर पर ऐसा तब किया जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने 2 फंक्शन बनाए, मैंने कहा होता प्रिंट इज प्राइम 1 और इस पैलिंड्रोम 1 2 1। तो मैंने यहाँ रन किया तो ट्रू आ रहा है। तो ये चेक करने के लिए चलाया मैंने कि फंक्शन ठीक चल रहा है कि नहीं। वहाँ जब इंपोर्ट करूँगा तो वो देगा ना इनपुट, हम क्यों दें पहले से, राइट? तो इस तरीके से कभी कभी आप यहाँ पर पाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात गाइस? कंफर्म? बहुत बढ़िया। ये एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर समझने की थी। होप सो इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसमें कोई बहुत फैंसी बात, फालतू की चीज़ नहीं। अब आप इतने सारे दिनों में पाइथन के बारे में इतना तो जान ही गए कि साहब जो पिप है उसकी मदद से थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। वो बनाए, जारविस बनाया ना शायद साथ में, तो वो सब चीज़ें हैं। इनबिल्ट मॉड्यूल तो होते ही थे, है ना, रैंडम, मैथ, OS, टाइम, अपने तो बना ही रहे। तो 3 टाइप की चीज़ें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो साहब थर्ड पार्टी वाली चीज़ है, क्योंकि मज़ेदार बात ये है कि थर्ड पार्टी वाले के साथ फ़ायदा ये है कि आप जो चाहे डाउनलोड करो ना, दुनिया में सब कुछ है, जो काम करना है डाउनलोड करो और आप उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दो। अब पिप को लेकर के थोड़ी सी बात मैं आपको और समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं इग्नोर करना है, बहुत ध्यान से समझना है।
मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने एक लाइब्रेरी डाउनलोड की जिसका नाम है, मान लेते हैं मेटा ट्रेडर, है ना, उसका नाम है मेटा ट्रेडर। अब दिक्कत ये है कि मेटा ट्रेडर बनाने वाली कंपनी हो गई है बंद, मान लो ऐसा। और मेटा ट्रेडर जब बनी थी तो उस समय पाइथन का वर्जन चल रहा था 3.11 और अब जो चल रहा है वो है 3.13। अब पाइथन तो अपडेट हो रहा है, मेटा ट्रेडर अपडेट नहीं हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो ही सही, बट ऐसा हो सकता है कि पाइथन के नए वाले वर्जन पर मेटा ट्रेडर चले ही ना, तो अपने को पाइथन का वर्जन गिराना पड़ेगा। ऐसा भी कई बार होता है कि ए और बी नाम की दो लाइब्रेरियां हैं, ए का एक वर्जन बी के साथ नहीं चल रहा, ए का एक वर्जन बी के साथ चल रहा है। नमपाई का एक काम एक के साथ, मतलब नमपाई तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी ऐसा कुछ होगा नहीं, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि दो लाइब्रेरी साथ में क्लैश कर रही हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है गाइस कि एक ही चीज़ के कई वर्जन अपने को डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो हम किसी चीज़ का कोई खास वर्जन कैसे डाउनलोड करेंगे? ऐसे करेंगे, Ctrl J पिप इंस्टॉल, मान लो numpy और 3.4.5 लिख दिया ना, तब यही वाला होगा। अब 3.4.5 है कि नहीं मालूम नहीं, बट अगर होता तो हो जाता, सही है डन। बट दिक्कत ये आ जाती है कि अगर हमने इसको डाउनलोड कर भी लिया तो ये तो ग्लोबली हो जाएगा, पूरे कंप्यूटर में 3.4.5 हो गया। अब मैं कल को कोई नया प्रोजेक्ट बनाऊं तो उसमें भी numpy का यही वाला वर्जन चलेगा। तो मैं नए प्रोजेक्ट में अगर कोई दूसरा वर्जन चलाना चाहता हूं तो एक ही लैपटॉप में एक ही चीज़ के दो वर्जन कैसे रखूं? क्योंकि जब आप पिप इंस्टॉल कुछ लिखते हो तो ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, जब आप पाइथन को डाउनलोड करते हो तो पाइथन कहाँ डाउनलोड होता है मालूम है? दिस पीसी में, प्रोग्राम फाइल्स में, है ना, वहाँ पर सिस्टम के अंदर कहीं पर एक फोल्डर होगा पाइथन का, वहाँ पर लिव नाम का एक फोल्डर होता है, लिव बोले तो लाइब्रेरी, और वहाँ जाकर के चीज़ें डाउनलोड होती हैं जो भी आप करते हैं। कहीं पे भी हो, ग्लोबली होती है ना, एक बार हो गई तो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट में, कोई भी फाइल में। डेस्कटॉप पर डाउनलोड किया, आप कल को जाकर के डॉक्यूमेंट पर एक नया फोल्डर बना के उसमें इम्पोर्ट pyttss3 लिखूंगा तो नहीं चलेगा क्या? डाउनलोड हो गया तो हो गया, बट अब मुझे तो नया वर्जन चाहिए साहब, तो मैं एक ही लैपटॉप में दो वर्जन कैसे रखूँ? इसीलिए पाइथन में एक चीज़ बनाई गई, ध्यान से सुनना, भूलना मत इसको, वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्या बनाया गया? ये जेंगो इसके बिना चलेगा नहीं, और याद रखना इसके बिना एआई भी नहीं चलेगा। तो अगर तुम्हारा डेटा साइंस है तो भी तुमको ये चाहिए, और जेंगो है तो फिर तो तुमको ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो क्या करने का अपने को, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट नाम की कोई चीज़ बनानी है जिसका काम क्या है, अगर हम अपने प्रोजेक्ट में, जो हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम मेरे ख्याल से मेरे फोल्डर का नाम है फिलहाल टेस्ट, तो टेस्ट नाम के फोल्डर में जो मैंने ये main.py बनाया है, मैं जो भी प्रोजेक्ट यहाँ बना रहा हूँ उसमें इस्तेमाल होने वाली सारी लाइब्रेरीज मैं अपने कंप्यूटर में ग्लोबली डाउनलोड नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा इस प्रोजेक्ट की है, इसी प्रोजेक्ट में रहे, यहीं के यहीं डाउनलोड करो, इस फोल्डर में उसका पोर्ट होना चाहिए, राइट? वैसे भी लाइब्रेरी मतलब मॉड्यूल ही तो होता है, उसे पूरे लैपटॉप में रखने से अच्छा इस फाइल में ही रख देते हैं। अब इस फोल्डर में एक a.py है और दूसरे फोल्डर में एक a.py है, तो दोनों अलग अलग हुए ना। पूरे कंप्यूटर में एक कॉमन a.py होता तो दिक्कत हो जाती है कि नहीं? तो क्या करें इसका, हम क्या करें, कैसे समझें, समझते हैं इस बात को। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझो, कंट्रोल शिफ्ट और पी बोले तो पैरेट वाला पी, कमांड पैलेट इसको कहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और पी, कमांड पैलेट खुल जाएगा, उस पर ग्रेटर देन का सिंबल बना हुआ है, बना रहने देना, हटाना मत, ठीक है? यहाँ से तुम VS कोड की कई सेटिंग्स और कई तरह की चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, कई शॉर्टकट्स वगैरह भी एक्सेस कर सकते हो। उसी में से एक शॉर्टकट जो अपने को चाहिए, जो तुम्हें सर्च करना है, वो है पाइथन इंटरप्रेटर। क्या लिखोगे? तो पाइथन इंटरप्रेटर लिखते थे, देखो दिख रहा है सेलेक्ट इंटरप्रेटर, एक बार सर्च कर लिया तो फिर नाम ऊपर ही आएगा। इसको खोलना, तुम्हारे लैपटॉप पर पाइथन के जितने भी वर्जन डाउनलोड होंगे सबका नाम आ जाएगा। तो पहली बात तो अगर तुम्हारे लैपटॉप में एक से ज़्यादा पाइथन हो और तुम्हें तुम्हारा कोड पाइथन के 12 वाले नहीं 10 वाले वर्जन से चलाना हो, तो यहाँ से कंपाइलर चेंज कर सकते हैं, सही है? तो आप जो रन होगा तो नहीं, जिसको बोलोगे उससे होगा। बट हम तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने आए थे, तो ऊपर ही बटन है उसका, देखो लिखा है सबसे पहले ही, कर दिया क्लिक। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट दो प्रकार का होता है आमतौर पे, एक VENV वर्चुअल एनवायरनमेंट,
और एक कॉन्डा, एनाकोंडा नाम का सॉफ्टवेयर है उसका। तो अपने को VENV से मतलब है फिलहाल, तो अपन VENV पे क्लिक कर देंगे। अब वो पूछेगा वर्चुअल एनवायरनमेंट कौन से कंपाइलर के लिए बनाए, तो जितने हैं सबका नाम पहले भी आ रहा था फिर से आ गया। मैंने कहा लेटेस्ट वाले के ही बना देते हैं, क्या दिक्कत, 13.3 नीचे चल रही प्रोसेसिंग। कोने में देखो वहाँ VENV का फोल्डर दिख रहा है, छेड़ना नहीं उसको, उसके अंदर जाके कुछ नहीं बनाना साहब, उसमें उसके अंदर कुछ भी नहीं करना, अपने को पड़ा रहने देना उसको, डन। बट ध्यान से देखो, टर्मिनल को बंद करके वापस से खोलना, Ctrl J वापस दबाना। क्या तुम्हें तुम्हारे फोल्डर के नाम के पीछे, अभी आने दो, VENV दिख रहा है? इसका मतलब हुआ कि आप अगर पिप इंस्टॉल मैंने कुछ भी किया तो लैपटॉप में नहीं, उस फोल्डर में इंस्टॉल होगा, ठीक है। और उसको खोल के देखोगे एक बार तो देखो उसमें लिब नाम का फोल्डर है भी, जो कि तुम देख सकते हो खाली है फिलहाल साहब, 2 ही चीज़ें, पिप है उसमें खाली। अब तुम अपनी नज़रों के सामने देखो, पिप इंस्टॉल pyttss3, सर वो तो इंस्टॉल कर रखा था ना, एक सेकंड, कर रखा था, ग्लोबल कर रखा था। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया तो अब तो जब भी वो ढूंढेगा वो यहाँ ढूंढेगा, जब भी इंस्टॉल करेगा यहाँ इंस्टॉल करेगा, तो सेटिंग ही चेंज हो गई, तो यहाँ थोड़ी ना है। तो एक सेकंड, इसका मतलब सर कल को नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर से करना पड़ेगा? हाँ, तो मेहनत का काम है, हाँ बिल्कुल है, बट फ़ायदा भी तो है इस मेहनत का, चीज़ें सेपरेटेड रहती हैं। सर स्टोरेज भी जाएगी थोड़ी सी, हाँ भाई बिल्कुल जाएगी, स्टोरेज भी जाएगी थोड़ी सी, और अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। अच्छा हाँ, आज तो तूने पूछा तभी मैं कहा सा क्यों भाई ये तो, ओके। पिप इंस्टॉल pyttss3, हमने एंटर बटन दबाया, कोने में देखना तुम तो, देखा? ज़्यादा नहीं, ऐसे कुछ 1.5-2 लाख फोल्डर्स बनते रहते हैं, अपने को टेंशन नहीं लेनी है। उन फोल्डर्स में कई सारी फाइलें होती हैं, आप समझे pyttss3 के पीछे कितना कुछ है। हम तो 4 लाइन लिखते हैं, डैनियल अंकल बस बोलने लगते हैं अपने, फर्स्ट क्लास। देखो, चलिए सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब एक बात ज़रा सोचिए, VNG को तो छेड़ना नहीं है, मैंने आपको खोल के दिखाया। इमेजिन कीजिए मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें मैंने कुछ 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 60, 70 लाइब्रेरीज लगाई हैं। अब वो मैंने आपको दी, पूरा सारा प्रोजेक्ट दिया, तो आपको तो इंस्टॉल करना पड़ेगा सब कुछ। तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे नाम भी भेज दिया, ईमेल पे नाम भी भेज दिया, सब 60 लाइब्रेरीज, आप लगे पड़े पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल, है ना। हालांकि हम एक बार में पिप इंस्टॉल 5-6 चीज़ों का नाम बोल दें तो वो हो सकता है, बट 60 चीज़ों का नाम लिखना इज अ ट्रिकी प्रोसेस। एक का भी नाम गलत हो गया तो 60 नहीं इंस्टॉल होंगी, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या है। हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, कंट्रोल के साथ ये दबाइए। अच्छा याद रखिएगा, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बात बस इतनी सी है कि अब जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो रही है वो यहीं हो रही है। जब हम नाम मांगेंगे तो यहाँ जो है उसका नाम आएगा, पूरे लैपटॉप पे जो है उसका नाम थोड़ी ना आएगा। हमको लिखना है पिप लिस्ट, देख रहा है साहब, pyttss3 तो आपने किया ही था, उसको चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पाइथन ने खुद डाउनलोड की है, उसका नाम आ रहा है। पिप को चलाने के लिए पाइथन को और जो जो लगा उसने डाउनलोड कर लिया, तो उसका नाम आ रहा है, सही है, डन। तो अब क्या करें सर, ये आप मुझे ये कॉपी करके देने वाले नहीं, फिर भी आपको लिखना तो पड़ ही जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए, पिप फ्रीज, क्या नाम बताया, ग्रेटर देन r.txt या requirements.txt। ग्रेटर देन का मतलब होता है फाइल का नाम, r.txt, एंटर का बटन दबाया, कोने में देखो r.txt बना, खोलो उसको, सबका नाम है, जो जो चाहिए होगा मेरे लैपटॉप में इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए सबका नाम है। तुम क्या करोगे इस फाइल का, तुम क्या करोगे, ध्यान से देखो, तुमको जब ये प्रोजेक्ट मिलेगा तुमको कुछ भी हाथ से इंस्टॉल नहीं करना, तुम लिखोगे पिप इंस्टॉल -r मतलब रीड, r.txt और r का कनेक्शन नहीं है, फाइल का नाम तो कुछ भी हो सकता था, है ना, -r मतलब रीड, तो फाइल का क्या नाम है, r.txt। एंटर का बटन दबा देना, खुद इंस्टॉल कर लेगा सारे, 1000 हो तो 1000, समझा। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स हम शेयर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात
कभी कभी पिप लिखने पर पिप को अपग्रेड करने का भी एक कमांड आती है, पिप डैश डैश अपग्रेड पिप, तो उससे पिप जो है वो अपग्रेड हो जाता है, पिप में हम अपग्रेड्स आ जाते हैं, तो वो आ रहा हो तो वो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये समझा गाइस? तो वर्चुअल एनवायरनमेंट, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, सारी फाइलें कैसे बनानी है अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। डन। कौन सा ऊप्स है मेरे भाई, सीधा इसे ऊप्स में ही आएगा वो। वही पिप डैश डैश अपग्रेड पिप, तो वो सीधा मैं मेथड बनाऊंगा तभी आ पाएगा। डन, ओके, यहाँ तक सब सही है, कोई दिक्कत वाली। अब मान लो तुमको कुछ हटाना है तो वो भी क्या बड़ी बात है, पिप अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉलिंग, और उसने पूछा कि यस, मैंने यस दबाया, गया, सही है। तो ये इस तरीके से कर सकते हो आप। ओके, अब कभी कभी ये वर्चुअल एनवायरनमेंट कंट्रोल शिफ्ट पी से नहीं चलता, कभी कभी ऐसा होता है। इसको बनाने की कमांड भी होती है, अगर तुम देखोगे ना वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन गीक्स फॉर गीक्स पे चले जाओ, तो वर्चुअल ENV है, देखो पहले तो तुमको वर्चुअल एनवायरनमेंट ही डाउनलोड करना है, उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट जो भी फोल्डर का नाम रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या आया था .venv, ये माई venv रख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। डन। उसके बाद देखो एक्टिवेट कैसे करना है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्या करेंगे, CD लिख करके फोल्डर में जाएंगे स्क्रिप्ट एक्टिवेट, बट जब कंट्रोल शिफ्ट पी से करते हैं तो ये काम करना नहीं पड़ता, हो ही जाता है। और अगर हाथ से करेंगे तो जितनी बार टर्मिनल बंद होगा उतनी बार करना पड़ेगा, झंझट का काम है। डन। अब एक मज़ेदार बात देखो, जब तुम पाइचाम खोलते हो और तुम ध्यान से देखो, तुम जाकर के नया प्रोजेक्ट बनाते हो, तो क्या तुम्हें प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है, और क्या तुम्हें प्रोजेक्ट का टाइप दिख रहा है, प्रोजेक्ट venv, और उसके बाद जैसे तुम क्रिएट पे क्लिक करते हो, क्या venv बना के नहीं देता वो, इसीलिए पाइचाम पे लाइब्रेरीज पे बग्स कम आते हैं। इसलिए कभी कभी तुमने देखा होगा मैं स्विच करके यहाँ आकर तुमको कुछ दिखाता हूँ, ये बना हुआ है पहले से, है? तो पाइचाम की ये बात बहुत अच्छी है, साहब प्रोफेशनल है, उसको हल्के में ना लो। एक बार तुमको कहानी भी सुनाई थी ना कि कौन सी कंपनी का है पाइचाम, जेट ब्रेन्स एक पेरेंट जेट ब्रेन्स नाम की कंपनी ने पाइचाम बनाया है। जेट ब्रेन्स का एक सॉफ्टवेयर और आता है इंटेलिजे, लेजेंडरी सॉफ्टवेयर फॉर जावा। जेट ब्रेन्स का एक लेजेंडरी सॉफ्टवेयर आता है सी लायन, C++ का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर है डेवलपमेंट में। और जेट ब्रेन्स वही कंपनी है जिसने सालों पहले कॉटलिन नाम की लैंग्वेज बनाई थी, और कॉटलिन सालों तक गूगल की ऑफिशियल लैंग्वेज रही साहब, हल्के में ना लेना जेट ब्रेन्स को, बहुत भयंकर कंपनी है ना। और पाइचाम से पुरानी है पाइथन के मामले में, तो वो तो पाइचाम पे रिएक्ट या जेंगो लिखना पेड है, और AI का भी काम करना हो तो पेड है, फ्री वाला सारा काम हो जाता है, और VS कोड पे फ्री है। तो पाइथन के मामले में VS कोड पे रहता हूँ, वरना पाइचाम की टक्कर कोई नहीं। हाँ ये बात अलग है कि VS कोड लेजेंडरी है साहब, रिएक्ट, एंगुलर, नोड, स्प्रिंग, पाइथन सब चल जाता है, उस पर सब कुछ एक जगह रहता है, कोई कमी उसमें भी नहीं है। बट एक होता है ना सोचा प्रोफेशनलिज्म वाला काम, सिर्फ पाइथन के लिए कई सारे कमाल की चीज़ें यहाँ पे भी है। डन, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पाइचाम तो पहले main.py बना के ही देता था। अच्छा एक और बात, चूंकि फाइल का नाम जिसको सबसे पहले चलाते हैं उसका मेन होता है, इसलिए सबसे पहली फाइल हम भी मेन ही बनाते हैं। तुमने देखा होगा main.py, फाइल का नाम स्मॉल रखिए, ये आदत बनाइए। बाकी तो अब आप मॉड्यूल्स को ढंग से समझ गए हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट वगैरह भी ढंग से समझ गए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब आपको आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट भी आपने दे ही दिया, आप कह रहे हैं कोई खासा दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अटके होंगे तो वो क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, फिर मंडे मिलते हैं इस ऊप्स के साथ, चलेगा? कल छुट्टी है अपनी। डन। और हाँ ठीक है, अटेंडेंस बता दो। अंकुश है, अंकुश पटेल, और
नीरज प्रजापति। फिर से बोले नीचा बारी PIJABA। चलो ठीक है। अर्जुन, आशीष, पुष्पेंद्र सिंह, सार्थक, सिद्धार्थ सॉरी सिद्धार्थ और अतुल, अरे सर गोविंद, नागर। वो होता ही है यार, याद रखना है। स्नेहा ना, हाँ डन। स्नेहा वर्मा। सजेशन आ जा रहा है मुझे तो याद की है, इतनी बार देखा है। जुगांशी, बोर्ड से आती थी। और ऋतिक, डन। द्विवेदी ना, और कुछ रह गया पीछे। शिखा लिख दिया। शिखा आपका पूरा नाम? हाँ। ऑनलाइन में कोई गुनीजन, ओके गाइस, मिलते हैं फिर मंडे। है ना? ओके। हाँ बोलिए। हाँ दे दो ना। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा जैसे खत्म करके बैठा है, एक वर्ड कैलकुलेटर पे पूछो नहीं वो ये भी मतलब उसका बोलने का तरीका था, नहीं उससे बोलना कैलकुलेटर बनाएंगे तो उसी में मेरे को उसी आ गई। 5 मिनट क्या है 5 मिनट बैठो ना, मैं देख रहा हूँ। आपकी कौन सा चल रही है साथ में? अच्छा क्या चल रहा है उसमें? अच्छा मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट, मतलब वर्चुअल बॉक्स और ये सब। चलो नाइस, चलेगा ना, ठीक है। पाथ बस सेट नहीं हुआ, वो नहीं है।
चला गई तो सिक्योर हो गया उसके काम व्यू करने के दीवार से नहीं अरे डी में रखा है, नीचे वाले सी में है एक्चुअली। ये रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। याद है तो क्या? हाँ, 1 मिनट। हाँ। बैठना। तो स्पेस ना देना नाम में। हाँ, चल गया। एक फोल्डर खोल लो, बस डॉक्यूमेंट्स में जाके मैं बना देता हूँ फिलहाल तो, है ना। वर्चुअल बॉक्स का तो ऊपर सर को दिखाना ना, उनको ज़्यादा समझेगा। वैसे फिर भी वो बता दो, क्या पता हो। अच्छा, अभी चल रहा है वर्चुअल बॉक्स। तो पूरा वर्चुअल बॉक्स हटा के वापस करो ना, वो तो तब भी नहीं आया। सर को दिखाया था। अच्छा, मैं देख लेता हूँ क्या पता हो जाए। हाँ, बट वो फिर कर तो सकते हैं, बट फिर वो विंडोज़ आप उड़ाना चाह रहे हो परमानेंटली। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आएगी अडेप्ट करने में, थोड़ा सा, बट बाकी तो यू कैन। इनफैक्ट आप दोनों साथ में भी कर सकते हो। हाँ, तो वही है। काम कैसे करोगे? जितना काम करवाने
चल गया। तो बढ़िया काम हो गया। और तो मुझे ज़्यादा आता नहीं है, बट ठीक है, हो गया। तारीख के बाद वाली चीज़ें बताया। जहाँ पे गई जो मैंने कहा कुछ दिख ही नहीं रहा हो। वो स्ट्रेस वाला है। कंप्यूटर कर दो बंद, हिंदी कर दो डिलीट, वापस से बनाओ, चल जाएगा। क्या हाल चाल गाइस? बढ़िया। कल वाले को दिक्कत सर हम लोग बहुत पीछे छूट गए। देखा, रिकॉर्डिंग देखी एक बार। हाँ चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ से बता दो, कहिए। सर फंक्शन से बता दीजिए थोड़ा। ज़्यादा ही पीछे हो गया। ठीक है, तो ये सब बॉम्ब के लिए बैठे हैं। नहीं ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। आप बोलो कहाँ से करना है। फंक्शन में भी कहाँ से, मतलब रिटर्न ठीक है कि कोई दिक्कत उसमें? अच्छा, एक काम करता हूँ, एक कोई रिवाइज करा देता हूँ और आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ, तो आप वो करते रहना, चलेगा? तो साफ़ हो जाएगा उससे सब दिमाग। बढ़िया।